Hello students, let us begin what is federalism. This is the second chapter's revision. In this chapter we will try to understand the contrast between Belgium and Sri Lanka, and we saw that the key changes made in constitution of Belgium was to reduce the power of the central government. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करना ही एक बहुत बड़ा चेंज था, ठीक है। एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट, और ये सारी पावर्स किसको दे दी गई? रीजनल गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को रिड्यूस करके रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई, ठीक है। एंड द बेल्जियम क्या हुआ कि जो कि पहले से ये पावर्स थी बेल्जियम में, उसको रिड्यूस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को। सो what happened? There was a role of power, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government, ठीक है। लेकिन ये पावर्स बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वापस भी ले सकती थी। सो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that regional governments were given कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई रीजनल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे छीन ना पाए एंड जो एकदम से वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करे। सो दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी फेडरलिज्म। श्रीलंका में भी जो है क्या कहते हैं, क्या था कि वो भी पूरी तरह से अपने आप को उसने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कंटिन्यू किया, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट थ्रू ओनली 25 ऑफ वर्ड्स, 193 कंट्री में केवल 25 वर्ड्स जो कि फेडरल हुए थे इस मैप के थ्रू। ओके, इसी तरीके से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज अ सिस्टम वेयर देयर वाज नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स, ठीक है। तो तमिल लीडर्स जो थे दे वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। तमिल लीडर्स यही चाहते थे कि श्रीलंका में फेडरल सिस्टम आए, ठीक है। सो हाउ वी कैन से व्हाट इज़ फेडरलिज्म? वी विल से दैट फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units, ठीक है। तो ये पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड की गई है। सो यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरेशन में कितने लेवल की गवर्नमेंट है? 2 लेवल की। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक क्या है? इंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एंड द अदर्स आर गवर्नमेंट एट लेवल ऑफ प्रोविंस, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट हमारे प्रोविंस के बेस पे है, एंड जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। एंड मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट, मीन्स स्टेट में जो भी डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासन का, वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सो बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट अपना पावर जो है इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ आपने देखा कि 193 कंट्रीज़ में ओनली 25 कंट्रीज़ दे बिकेम फेडरल, ठीक है। यहीं इतने ही कंट्रीज़ में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस। In this sense, we can say that federalism are contrasted with unitary governments। एकदम ये यूनिटरी गवर्नमेंट के अपोजिट होते हैं फेडरेशंस, ठीक है। सो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज only one level of government, or the sub units are subordinate to central government. So the central government can pass on orders टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन पास एन ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर पास ऑन कर सकते हैं प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को। बट इन फेडरल सिस्टम, अगर हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट state government has power of its own,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी खुद की पावर होती है, एंड फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट is not bounded to answer the central government or reply central government for its activities or laws or bill passed in their Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. So both these governments are separately answerable to the people. ये दोनों गवर्नमेंट पब्लिक के लिए आंसरेबल है, पब्लिक इनसे क्वेश्चन कर सकती है. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब हम बात कर लेते हैं कुछ की फीचर्स की. फेडरलिज्म के कई की फीचर्स हैं, एंड देयर आर 2 और मोर लेवल्स. ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. सेकेंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. ठीक है, अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसी सिटीजन को गवर्न करते हैं. बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन. हर टायर का अपना अपना ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब अपनी अपनी जुडिशरी है इन स्पेसिफिक मैटर में. जैसे लेजिस्लेशन का केस है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सबका अपना अपना ज्यूरिस्डिक्शन है, क्षेत्र है. ओके, एंड थर्ड है द ज्यूरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारी न्यायपालिका है, ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है, हमारे सभी लेवल्स में, इन तीनों टायर्स में, तो क्या है, दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. इसलिए जो अथॉरिटी की एग्जिस्टेंस है ईच टायर में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इसको गारंटी मिली हुई है. ओके, सो द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड. जो हमारा फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे हम यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते हैं एक लेवल पर. सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल्स. ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस बोथ लेवल शुड बी एग्री फॉर द चेंज. दिस इज स्पेशल फीचर. एंड फिफ्थ वन इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारी कोर्ट के पास क्या है, इट हैज़ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, इसको पावर होता है कोर्ट को. ठीक है, मतलब वो जो है उसको उसको एक बार फिर से विश्लेषण कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एंड इट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइजेज बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इफ दे कम्स अक्रॉस डिस्प्यूट, देन your Supreme Court will work as umpire. Okay, so sources of revenue, understand, for each level of government are clearly specified. जो हमारे sources of revenue है उसको clearly fix कर दिया गया है कि कैसे कैसे आपको जो है अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है. तो उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ईच लेवल पे उसको फिक्स कर दिया गया है. दिस इज़ द 6th feature of your federalism. Okay, and then we are coming to the 7th one, right? The 7th feature tells that the federal system thus have dual nature. हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसका डुअल नेचर है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स है. टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. एक तरफ ये कंट्री को सेफ गार्ड करती है, उसकी यूनिटी को प्रमोट करती है, while at the same time accommodate regional diversity. वहीं ठीक उसी समय जो हमारे रीजनल डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो है एकोमोडेट करती है, उनको एडजस्ट करती है, उनको एक साथ लेकर चलती है. therefore 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट आपके बहुत ही क्रूसियल, वेरी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और उसमें फेडरलिज्म कल्टीवेट होनी चाहिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए. सो गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको पावर शेयरिंग के लिए एग्री होना चाहिए. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और उन्हें इस पर भी ट्रस्ट करना चाहिए कि हर कोई जो है
दे शुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, वो उसके एग्रीमेंट से अबाइड करें। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, जो हमारा आइडियल फेडरल सिस्टम है उसके दो एस्पेक्ट है, एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और हम लोगों का एक एग्रीमेंट होता है कि हम एक साथ रहेंगे। ओके, ये हमारे फेडरल सिस्टम का एक स्पेशल फीचर है। ओके चिल्ड्रन, तो हियर वी कैन सी दैट द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर, हमारे जो पावर का जो एग्जैक्ट बैलेंस है, ठीक है, पावर में एक बैलेंस होना चाहिए। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो हमारे पावर का जो एग्जैक्ट बैलेंस है, चाहे वो सेंटर पर है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, वो फेडरेशन पर डिपेंड करेगा, कैसा फेडरेशन है आपकी कंट्री में। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। हिस्ट्री देखी जाती है कि उसका फेडरेशन कैसे फॉर्म हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो दो तरह के रूट्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा फेडरेशन कैसे फॉर्म होता है। तो वो रूट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट रूट इज़ इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। इसमें क्या है, फर्स्ट रूट है, इसमें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, बाय देयर ओन विल, अपनी इच्छा से, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी, ताकि सब की जो है क्या कहते हैं, एक साथ, जब एक साथ लोग मिल के रहेंगे तब उनकी सॉवरेनिटी क्या होगी, पूल्ड अप होगी, मतलब बढ़ जाएगी, यानी कि अब उनके ऊपर कोई भी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ठीक है, और इससे उनकी आइडेंटिटी बढ़ेगी और उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब लार्ज कंट्री बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक अच्छी आर्मी होगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा। सो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है, USA में है, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन से बने। So in this first category of federations, all the constituent states usually have equal power. हमारे जितने भी constituent states हैं उनका equal power होता है, and are strong, है ना, the federal government, एक strong federal government बनाते हैं, ठीक है। तो the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states। हमारा जो दूसरा रूट है उसमें हमारी कंट्री में जो है एक लार्ज कंट्री जो है, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, जहाँ पे एक बड़ी कंट्री अपने पावर को डिवाइड करती है, डिसाइड करती है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और ये किस में कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में। सो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। सो इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। तो जो सेकंड कैटेगरी है द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या है, वो मोर पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। इसलिए अक्सर हमारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, इनके पास पावर्स इक्वल नहीं होते हैं। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट को स्पेशल पावर, जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गॉट स्पेशल पावर, है कि नहीं। और उसके बाद जो है यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा कम पावर, और लोकल गवर्नमेंट और कम पावर। तो ये फेडरल सिस्टम में होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस डिस्कस, एक ये है सम नेपाली सिटीजन्स बट डिस्कसिंग द प्रपोजल्स ऑन द एडॉप्शन ऑफ federalism in their new constitution. This is what some of them said, जिसका नाम था खगराज। उन्होंने कहा आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, मुझे फेडरलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसमें सीट्स का रिजर्वेशन होता है और इसमें डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे इंडिया में है। फिर एक दूसरी है सरिता कह रही है आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, हमारा नेपाल इतना बड़ा कंट्री तो है नहीं, सो वी डोंट नीड एनी फेडरलिज्म।
इसलिए हमें फेडरलिज्म नहीं चाहिए। ओके, तो अब एक है बाबूलाल, उसने कहा आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ़ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नेपाल का तराई एरिया है, अगर उसको एक सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाती है, एक लोकल गवर्नमेंट मिल जाती है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। राम गणेश कह रहा आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स दैट वर अर्लियर enjoyed by the king will now be exercised। तो पहले जो किंग मतलब जो फेडरलिज्म में मुझे इसलिए पसंद है कि जो किंग सारे पावर इंजॉय कर रहा है, तो अब इससे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस पावर को इंजॉय करेंगे एंड दे विल डू डेवलपमेंट। तो इफ़ यू वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन, अगर इस कन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो व्हाट यू बी योर रिस्पॉन्स, आप क्या जवाब देंगे, आपका रिस्पांस क्या होगा। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट आर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, इसमें गलत अंडरस्टैंडिंग किसकी है, तो हम कहेंगे जो खगराज है उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, ठीक है। और वहीं पर एक और है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि फेडरलिज्म इज़ द बेस्ट वन एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। ओके, तो वी कैन से दैट क्वेश्चन कम्स व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसी क्या चीज़ है जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बना हुआ है, किसने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना दिया, है कि नहीं। दिस इज़ अ क्वेश्चन, है ना। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग सर्च करेंगे इस आर्टिकल में, राइट। तो हियर वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने देखा है किस तरह बेल्जियम श्रीलंका में इतनी डाइवर्सिटी थी, फिर भी उन्होंने मैनेज किया। तो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में क्या होगा, इतने लैंग्वेजेस, इतने रिलीजन्स, ठीक है। तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे होगा। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से बिगिन करते हैं इंडिया के। इट हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। हमारा क्या है, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एक पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के टाइम बहुत पेनफुल फीलिंग्स आई थी एंड देयर वाज लॉट ऑफ ब्लड्स दैट यू नो ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ। सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और बहुत सारे हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, भले ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन हमारा जो इंडियन यूनियन है ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस करता है। लेट अस गो बैक टू 7 फीचर्स, ठीक है, ऑफ फेडरलिज्म। अभी एक बार फिर से पीछे मुड़ते हैं, फेडरलिज्म में जो 7 फीचर्स हैं, तो वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे के सारे फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू होते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट हैड प्रोवाइडेड 2 टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट जिसको कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और इसी तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि द यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट्स लैटर, यही तरीके से बाद में हमारे यहाँ का क्या हुआ, 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म का 3rd टायर ऐड हुआ। क्या क्या था, इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत के फॉर्म में। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। जैसा कि इस किसी भी फेडरेशन में हम देखते हैं, ये जितने भी टायर्स हैं इनका स्पेशल सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है ना। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने
अब जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 फोल्ड हो गया। जैसे क्या है कि हमारे 3 टायर, चाहे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हमारी जो है वो जो है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इसमें हमारे 3 लिस्ट, हमारे सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने अपने सभी सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये जो हमारा यूनियन लिस्ट है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हम लेते हैं, ठीक है, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। सो फॉरेन अफेयर्स, और जो हमारे फॉरेन अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये सब हमारे इस यूनियन लिस्ट में कंसीडर किए गए हैं। ओके, सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। हमें पूरी कंट्री के लिए एक सेम पॉलिसी चाहिए इन सब के लिए, राइट? इसलिए इसको यूनियन लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये अकेले लॉज बना सकती है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, जो कि जैसे कि हमारे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। सो स्टेट लिस्ट हमारी जो है, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट। वो स्टेट से संबंधित जितने भी मैटर हैं, जैसे लोकल इम्पोर्टेंस से संबंधित, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये हमारे स्टेट्स में लागू होते हैं। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हाट इट डज, प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ये सब प्रोविजंस बना के रखती है। सो देयर आर सम ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। हमारे कुछ इंडियन यूनियन है उनको तो बहुत ही कम पावर इंजॉय करने को मिलता है। सो दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसलिए ये एरिया क्या है, बहुत ही छोटे हैं कि उनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बना सकते। इसीलिए इसको एग्जिस्टिंग स्टेट्स में या तो मर्ज कर दिया गया है और नहीं तो दीज एरियाज़ लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज़। इनको हमने यूनियन टेरिटरीज़ में डाल दिया है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दीज टेरिटरीज़ डू नॉट हैव अ पावर्स ऑफ स्टेट। इन सारे टेरिटरीज़ को स्टेट की पावर नहीं मिली है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज़। इसलिए इन सभी एरियाज़ को रन करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारी पावर की शेयरिंग है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, एक मेन है ना, इसके बिना काम नहीं चल सकता। सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस फॉर दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना इतना ईजी नहीं है। सो द पार्लियामेंट कैनॉट इट्स ओन। हमारी जो पार्लियामेंट है ये अकेले जो है ये सब कानून नहीं बदल सकती है। पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को अकेले पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज नीडेड then it has to be first passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, both houses, with at least 2/3 majority. जब 2/3 majority से वो पास होगा then it has to be ratified by the legislature। फिर legislature उसको ratified करेगा of at least half of the state, जिसमें कम से कम हाफ स्टेट, टोटल स्टेट्स के हाफ स्टेट उसमें हो। So the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। हमारी जो जुडिशरी है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। ओके, सो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट का केस आता है, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई झगड़ा, अबाउट डिवीज़न ऑफ पावर्स, पावर के डिवीज़न के मामले में, तो क्या है, द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। कौन निर्णय लेगा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
So the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes. यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो रिसोर्सेज पे टैक्स लगा सकती है, ठीक है, ताकि हमारे गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो असाइन की गई है उसको कैरी ऑन कर सके, चालू रख सके, राइट. सो हियर वी कैन से दैट दिस गर्ल शी इज़ आस्किंग इफ़ एग्रीकल्चर and commerce are state subjects, then why do we have ministers of agriculture and commerce in the union cabinet? तब हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर को हम यूनियन में क्यों रखते हैं जब एग्रीकल्चर और कॉमर्स हमारा स्टेट से मैटर रखता है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनके लिए नेशनल लेवल की जो पॉलिसी बनती है उसके लिए इस मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल मैटर्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है और एक नेशनल पॉलिसी होती है फॉर होल स्टेट्स. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो वी कैन से दैट यस, इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है. एंड tomorrow we will discuss the remaining portion. Thank you for watching.